इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम डिस्कस करने लगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स। ये हमेशा याद रखें, दो हाफ सेल से मिलके बनता है। ये सबसे बड़ी चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेता हूँ कि वो कहता है जैसे कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल between number one Zn2 positive slash Zn and Cu2 positive slash Cu हाफ सेल्स। वो कहते हैं इन दो हाफ सेल्स के बीच ना आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करें, इन दो हाफ सेल्स के। तो पहले तो आपको इन दो हाफ सेल्स को पहचानना होगा कि ये क्या है। गौर से देखें तो आपको समझ आ जाती है कि अच्छा ये जो है ये नॉन मैट ये मेटल इनटू मेटलाइन है और ये भी मेटल इनटू मेटलाइन हाफ सेल है। तो जब भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो पहले तो आप इन दो हाफ सेल्स को देखते हैं और उसकी टाइप को देखते हैं। तीन टाइप होती है ना, मेटल इनटू मेटलाइन, नॉन मेटल इनटू नॉन मेटलाइन और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले गौर से देखना है कि ये कौन से हाफ सेल है। ओके, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मेटल इनटू मेटलाइन हाफ सेल है। जैसे पहले वाले में जिंक का ही इलेक्ट्रोड होगा अपना, प्लैटिनम वगैरह नहीं चाहिए, राइट। और साथ में सोल्यूशन होना चाहिए एक्वस, जिसमें जिंक आयन होने चाहिए। तो उसके लिए मुझे जो इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा वो जिंक सल्फेट एक्वस होगा। तो इसका इलेक्ट्रोलाइट हो गया ZnSO4। एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए 1 mol/dm³ और 25। ओके, और दूसरा द अदर वन इज कॉपर इनटू कॉपर आयन, राइट। ये जो पहला वाला है जिंक इनटू जिंक आयन वाला, इसमें जिंक का ही इलेक्ट्रोड है और ZnSO4 एक्वस है। ओके, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये वो है। इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये है कॉपर का इलेक्ट्रोड और फिर इसी में यहाँ नीचे कॉपर का सॉल्यूशन होना चाहिए CuSO4 एक्वस। 1 mol/dm³ और 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये हो गया कॉपर इनटू कॉपर आयन। ये दो हाफ सेल हो गए बच्चों। अब इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसे कन्वर्ट करना है? हम कहते हैं जी दो हाफ सेल्स कनेक्टेड बाय, अब तीन चीजों से, वायर, वोल्ट मीटर एंड सॉल्ट ब्रिज। ये तीन चीजें लगा के आप इनको कनेक्ट करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं। आप देखें कैसे। ये देखें, ये एक वायर होगी इधर, इसके बीच में यहाँ लगेगा वोल्ट मीटर और एक और चीज लगती है एडिशनली, उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। मैं इसका बाद में पर्पस बताऊंगा क्या है ये। तो आप कहते हैं ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा, राइट। दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाउ। ठीक है। सो दैट्स वेरी सिंपल कि आप दो हाफ सेल लेते हैं, उनको वायर, वोल्टमीटर, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, आपको बताना होगा कि इसमें से किस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी, किस पे रिडक्शन होगी। आपको बताना होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से किधर है। ठीक है, आपको ओवरऑल इक्वेशन बतानी होगी और आपका जो इन दोनों के
कनेक्ट करने से जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जनरेट हुआ है वो भी बताना होगा कितना है। सो अब उन चीजों की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, राइट। सबसे पहले ये डिसाइड करने के लिए कि इसमें से कौन सा हाफ सेल कैथोड है, कौन सा हाफ सेल एनोड है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, हमें इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। पिछली क्लास में आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनके कैलकुलेट किए थे SHE के साथ कनेक्ट करके। ये जो जिंक वाला है ये आपको गिवन होंगे, ओके। पहले डेटा बुकलेट होती थी, अब साथ क्वेश्चन में वो दे देता है। अब ये जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है इसको अगर आप देखें, ये है -0.76 वोल्ट। और ये जो कॉपर वाला है ये जो है ये है +0.34 वोल्ट, राइट। सो ये दोनों के दिए हुए हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। इनको देख के आपने डिसाइड करना है किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन होगी। बच्चों ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए होते हैं, ये देखो, ये बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक है। कहते तो हम इनको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, लेकिन दे मेजर द रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब ये उसकी रिडक्शन की एबिलिटी को मेजर करते हैं। जैसे देखें, जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी इसका मतलब वो सब्सटेंस गुड इन क्या होता जाएगा, रिडक्शन। जितनी वैल्यू छोटी होती जाएगी वो सब्सटेंस गुड इन ऑक्सीडेशन होता जाएगा, क्योंकि वो उसकी रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करते हैं। ज़ाहिर है जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना गुड इन रिडक्शन होगा, ठीक है। जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना गुड इन ऑक्सीडेशन होगा और बैड इन रिडक्शन होता जाएगा। दैट्स व्हाट द लॉजिक इज। और जिसकी रिडक्शन होती है वो कौन सा एजेंट होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो ये लॉजिक लगेगी। अब जरा इधर आ जाए, इसको देखें। ये ये देखो बच्चों, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब आप कह रहे हैं जी नेगेटिव का मतलब है ये यहां पे आ रहा है समवेयर, Zn2 पॉजिटिव यहां इस स्केल के ऊपर। तो आप कह रहे हैं ये तो फिर गुड इन ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन अब इन दोनों में से, जिंक आयन और जिंक में से, मैंने पहले शुरू में पहले दिन सिखा दिया था कि ऑक्सीडेशन जाहिर है मेटल की होती है, हमेशा याद रखें, मेटल आयन की नहीं, मेटल आयन की रिडक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन जाहिर है जिंक की होगी इसकी। और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप कहते हैं जी इस वाले सेल में जब आप जिंक को कॉपर से कनेक्ट करोगे तो ये जो जिंक वाली साइड है इट इज गोइंग टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, एक बात। और इसमें ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडाइज होगा और इसकी ये इक्वेशन बनेगी। अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको रिवर्स करके लिखना होगा, क्योंकि जाहिर है इस इक्वेशन में फॉरवर्ड में तो रिडक्शन हो रही है, हमने तो कहा है यहाँ ऑक्सीडेशन होगी, तो इसलिए इसी इक्वेशन को यहीं से उठा के रिवर्स कर दिया मैंने कहा ये देखें जिंक टर्न्ड इनटू, और अब इसको रिवर्सिबल साइन भी नहीं लिखना, टर्न इनटू दिस। फिर दोबारा से सुन लें, सादा कर देता हूं कि दोनों इक्वेशंस दी होंगी, आपने देखना है कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। जो छोटी होगी उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो बड़ी होगी उसकी रिडक्शन होगी, सिंपल है। तो इन दोनों में से किसा बताओ कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है मैथमेटिकली। -0.76 छोटी है तो उसकी ऑक्सीडेशन। यस, तो सिंपल हो गया उसकी ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन हम डिसाइड करते हैं तो जो प्रोडक्ट साइड पे होता है ना उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन जिंक की होगी, जिंक आयन की नहीं होगी, ओके। और अगर आप कह रहे हैं इसकी दूसरे वाले की रिडक्शन होगी तो रिडक्शन अब किसकी होगी, कॉपर की। कॉपर की, किसकी, कॉपर की या कॉपर आयन की। कॉपर आयन। यस, तो ये याद रखना है कि रिडक्शन हमेशा जो लेफ्ट साइड पे होगा उसकी होगी, और ऑक्सीडेशन जो राइट साइड पे होगा। और जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप कहते हैं फिर ये इक्वेशन तो एज इट इज लिखी जाएगी, सिर्फ क्या होगा कि आपने साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी हटा देना है, ओके। तो ये हो गई रिडक्शन। सो ये वाला जो सेल है इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ये वाला जो सेल है इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। दोनों हाफ सेल्स का बता दिया, राइट। अब जिसकी रिडक्शन होती है उसका नाम भी क्या होगा, ये याद, रेड कैट हमने याद किया था ओ लेवल में। तो जिसकी रिडक्शन होगी उसको कैथोड बोलेंगे और जिसकी ऑक्सीडेशन होगी उसको एनोड बोलेंगे, राइट। सो पहले आपने सबसे पहले क्या देखना है, दोनों हाफ सेल्स को डिसाइड करना है कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी किस रिडक्शन होगी। फिर उसी बेस पे अब हमें पता चल गया कि जिसकी रिडक्शन हो रही है वो कैथोड है, रेड कैट।
और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या है, वो एनोड है। गॉट इट। और इस वाले हाफ सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल हाफ सेल में, ये उल्टा होता है दूसरे वाले से। इस वाले हाफ सेल में कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये याद रखना। तो इसका मतलब है ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये हो गया नेगेटिव और ये वाला हो गया पॉजिटिव। और करंट या इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं, नॉट द करंट, द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप कह रहे हैं जी फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिखाना होगा यूं, या तो इसी केबल के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखा दो या अलग से यूं एरो लगा के। जब आप कैथोड एनोड डिसाइड कर लो तो फिर मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता दो। तो आप कहते हैं जी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट। आगे चलते हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेंगे, आपने डिसाइड कर लिया कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन होगी। अब आते हैं जो इलेक्ट्रोड, अब इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना एक साइड से दूसरी साइड पे। आपको पता है इलेक्ट्रॉन तभी मूव करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। अब वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कहते हैं सेल पोटेंशियल, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अगर सारी कंडीशंस क्योंकि स्टैंडर्ड थी तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब ये कितना है, हाउ मच इज दिस, आप कहते हैं तो वोल्ट मीटर बताएगा, यानी ये। और इसको कहते हैं ई नॉट ऑफ सेल। तो कौन रिकॉर्ड करता है, फिजिकली वोल्ट मीटर रिकॉर्ड करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और ई नॉट ऑफ सेल। लेकिन इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक फॉर्मूला सिखा देता हूँ। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो बस, लंबी चौड़ी साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहते हो जी अच्छा रिडक्शन जो बड़ी वैल्यू थी वो थी +0.34, और ऑक्सीडेशन जो छोटी वैल्यू थी वो थी -0.76। तो क्या बन गया, 1.10 प्लस वोल्ट। दिस इज द ई नॉट ऑफ सेल। गॉट इट। अब एक आखिरी चीज वो कहता है व्हाट इज ओवरऑल redox equation for this electrolysis, half equation of oxidation and reduction तो लिखी है। What is overall redox equation for this cell, not electrolysis, for electrochemical cell? आप कहते हैं वो जो दो हाफ इक्वेशंस आपने लिखी हुई हैं उनको बस ऐड कर देते हैं। वो देखें, एक ये वाली है और एक ये वाली है, बस इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। सो दिस इज गोना गिव यू Zn2 positive plus 2 electron, and then Cu2 positive plus 2 electron gives us Cu। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये देखें, ये दोनों कैंसिल हो गया ऑपोजिट होने की वजह से। इधर रिएक्टेंट साइड पे बच गया Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट साइड पे आ गया Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। सो हियर इट गोस। सो ये सारी चीजें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब कंप्लीट करना होता है तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, राइट। ये मैं भी अब आपको दूंगा, यहाँ तक कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए कि दो हाफ सेल से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेल पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं थ्योरेटिकली, उसकी ओवरऑल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे डिसाइड करते हैं किसकी ऑक्सीडेशन होगी किसकी रिडक्शन होगी, उसमें कैसे डिसाइड करते हैं करंट किधर से किधर मूव करेगी, राइट। अब एक और चीज, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, लिखें जरा। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट ऑफ सेल
लिखें जी, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड when two half cells are connected under the standard condition. Across, when नहीं, across the half cells. Potential difference generated across the two half cells which are connected under the standard conditions. और अगर इनमें से कोई एक भी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ना हो, ये तो होगी डेफिनेशन, इफ एनी हाफ सेल is not under the standard conditions, it is known as सेल पोटेंशियल, उसे ई सेल बोलते हैं. नॉट हटा देते हैं बस. और थ्योरेटिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए, वही फार्मूला जो ऊपर मैंने लिखा है कि थ्योरेटिकली इट इज कैलकुलेटेड E naught of cell is equal to E naught of reduction minus E naught of oxidation. अब आ जाए, व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज. बाकी सारी चीज तो अंदाजा हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है और क्यों लगाई हुई है वो देखो. देखो सॉल्ट ब्रिज, अब कहते हैं, मैं पहले लिखवा देता हूँ फिर बताता हूँ. हम कहते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट filled in a U-shaped glass tube. Between two half cells. और वजह क्या है, देखिए इसकी वजह क्या है. रीजन ये है कि इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल neutrality of two aqueous solutions by the movement of ions from one half cell to another. देखें क्या मतलब है इसका. देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. ये तो देखें, ये देखें, हमने कहा है कि ये वाला जो जिंक वाला है ना हाफ सेल, ये वाला, हमने कहा इस पे ऑक्सीडेशन होगी. तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में चेंज हो रहा है, जिंक आयन में. तो यहाँ ना बहुत सारे जिंक आयन इकट्ठे होने लग जाते हैं इधर, बिकॉज ऑफ द, ये जो मेटल रॉड है ना, इससे जिंक निकल निकल के नीचे जिंक आयन इकट्ठे होने लग जाते हैं. तो अगर आप इनको यहाँ इकट्ठा होना दें
तो ये तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी खराब कर देते हैं ना, जो शुरू में ये जो इक्विलिब्रियम बिल्ड हुआ था बिटवीन जिंक एंड जिंक आयन, वो खराब हो जाता है, या वो क्लॉग भी कर देते हैं इस सरफेस को। तो हमारा काम ये है कि इस जिंक आयन को यहाँ से मूव करना। अब मूव करके बाहर भी फेंक सकते थे, लेकिन हमने पाइप लगा के, आप देखें हमने पाइप लगा के इसको मूव करके किधर ले गए हैं, इस दूसरी वाली साइड पे। क्यों? क्योंकि इधर क्या हो रहा है, जरा इधर गौर से देखते हैं। आप कहते हैं इधर थे कॉपर आयन और सल्फेट आयन, तो क्या हो रहा है, इधर कॉपर आयन की रिडक्शन हो रही है। तो आप कह रहे हैं जब कॉपर आयन की रिडक्शन हो रही है तो इधर भी चार्ज का डिसबैलेंस आ रहा है, जैसे उधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा था, इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है। तो आप कहते हैं इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज हमें इधर चाहिए, या तो नेगेटिव को थ्रो आउट कर दो या पॉजिटिव इधर ले आओ। तो आपने कहा वही जिंक आयन हम इधर ले आते हैं, यूं, राइट। तो जिंक आयंस यहां से मूव करके इधर आ जाएंगे, और सल्फेट आयंस द अदर वर्ड्स इधर से उधर चले जाएंगे। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब समझ आया, कि जो भी आयंस पॉजिटिव या नेगेटिव एक एक इलेक्ट्रोड में अगर ज्यादा हो रहे हैं और दूसरे में कम हो रहे हैं, तो इसका मूवमेंट अक्रॉस द आयन होना शुरू, अक्रॉस द हाफ सेल हो जाएगा। ये है पर्पज इसका। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इसी एक्सटर्नल सर्किट से मूव करते हैं। सो ये आयंस की मूवमेंट के साथ समझ आ गया, कि इस हाफ सेल से इस हाफ सेल में आयंस मूव करते हैं। जिधर भी पॉजिटिव ज्यादा हो गए दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिधर नेगेटिव ज्यादा हो गए दूसरी तरफ चले जाते हैं, राइट। या फिर पॉजिटिव नेगेटिव वाली साइड पे आके उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, जैसे इस केस में हुआ कि हमने जैसे एज्यूम किया कि जिंक आयंस मूव कर रहे हैं, तो हर जिंक आयन बेसिकली यहाँ कॉपर आयन को आगे रिप्लेस कर रहा होता है। समझ आ रही है? कॉपर तो डिस्चार्ज हो रहा है ना, मतलब रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर आयन खत्म होते जा रहे हैं, और कौन आता जा रहा है उसकी तरफ, दूसरे वाले हाफ सेल से जिंक आयन। तो वो एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। समझ आ गई बात? It is the movement of ions from one half cell to another half cell. क्यों? To maintain the electrical neutrality. Got it? ओके अब मैं एक पूरा आपको हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे रहा हूं, इसी पैटर्न पे आपने बनाना है। कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो मैं पूरा एक हाफ सेल अब आपको दे रहा हूं कंस्ट्रक्ट करने के लिए। डायग्राम बनानी है इसी तरह, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखानी है, फिर उसके नीचे यही सारा कुछ लिखना है, उसके नीचे किसकी ऑक्सीडेशन है, किसकी रिडक्शन है, कौन एथोड है कौन एनोड है, फिर ई नॉट ऑफ सेल निकालनी है उसकी, और फिर उसकी फाइनल इक्वेशन निकालनी है। ओके, अब देखें फॉर एग्जांपल नंबर 2 लिख देता हूँ। वो कहते हैं जी आपने कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिटवीन Mg2 positive Mg and Zn2 positive Zn half cells। इन दो हाफ सेल्स के बीच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों, और दोनों की इक्वेशन में दे रहा हूं। ये देखें Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives us Mg, E naught minus 2.38 volt, और Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives us Zn, E naught is equal to minus 0.76 वोल्ट। अब शुरू हो जाएंगी, पूरी डायग्राम बनानी है। बिटवीन Fe3 positive slash Fe2 positive and Cu2 positive slash Cu half cells। इसमें हम हमेशा हमेशा सल्फेट लेंगे। हमेशा, सल्फेट लेंगे साथ। हाँ हमेशा सल्फेट ले, कभी कभार शायद नाइट्रेट लेना पड़े जब सल्फेट सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन वैसे इस सब केसेस में सॉल्युबल ही है, तो जिंक सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट ले लें।
इन सब के बीच बनाना है। एक एक करके मुझे पिक्चर भेजनी है किस। बना है? हो गया। एक सेकंड कर रही हूँ। हुआ। बस एक लास्ट रहता है।
हुआ? Yes. ओके, पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, तीनों भेजें? हुआ? एक सेकेंड। निशान, इसको एक मिनट बंद करने, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका जो कनेक्शन है ना, वो है उसके साथ, रीडॉक्स के साथ। ये हमने लास्ट ईयर किया था। रीडॉक्स में दो टर्म्स होती हैं, एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और दूसरे को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल में ये मेटल्स हैं, ये सारी की सारी कौन है? मेटल्स हैं। इसके इधर देखें अगर आप, ये सारी क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल्स हैं और ये मेटल्स हैं। सो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें, उम्र क्लास के बाद जाना नहीं, मैंने रिजल्ट पूछना है आपसे। कुछ मेटल्स हैं और कुछ क्या है? नॉन मेटल्स। जो मेटल्स हैं उनके बारे में हमें पता है कि मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो इसका मतलब मेटल्स की क्या होती होगी? ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? तो उनकी क्या होती होगी? ये एक तो जनरल कॉन्सेप्ट हो गया मेटल नॉन मेटल को लेके। एक एक मिसाल भी देखते हैं। जैसे जिंक एक मेटल है, आप कहते हैं जिंक पे कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आता, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाता है? जिंक आयन। तो जिंक की क्या हो गई है यहाँ? आप कहते हैं इसी तरह देखें, ये क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl बन जाता है, तो इसकी क्या हो गई है? रिडक्शन। यानी मेटल्स हमेशा क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल्स क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। लेकिन एक एक पॉइंट है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो जिंक आयन है, जो कि मेटल का आयन है, ये इलेक्ट्रॉन वापस गेन करे? हम कहते हैं हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस में करता भी है। जिंक आयंस को जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस क्या बन जाएगा? जिंक। तो इसकी क्या हो सकती है? रिडक्शन। इसी तरह अगर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन बना है, उसकी क्या हो सकती है? ऑक्सीडेशन। और वो वापस क्लोरीन बना सकता है। ठीक है यार, ये चल नहीं रहा, इसको देख। समझ आ रही बात?
जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट होता है? वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसकी रिडक्शन होती है वो कौन सा होता है? ऑक्सीडाइजिंग। इसका चार्ज नहीं चल रहा। जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट। सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन और उनके आयंस की क्या होती है? रिडक्शन। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी रिडक्शन और उनके आयंस की क्या होती है? प्रेफरेबली ऑक्सीडेशन। राइट। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेटल और मेटल आयन दोनों में होते हैं, नॉन मेटल आयन दोनों में होते हैं। राइट। कैम्ब्रिज में अब होता क्या है, हम जब लिखते हैं तो हम इस तरफ ये रूल है कि फॉरवर्ड में हमेशा हमें रिडक्शन को लिखना होगा, और उसी की क्योंकि जो आयन बनता है उसकी वापस ऑक्सीडेशन भी होगी, वो हमें बैकवर्ड में लिखना होगा। यानी अगर इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहता हूं तो मैंने यूं लिखना होगा कि जिंक आयंस जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं दे टर्न इनटू व्हाट? जिंक। और फिर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके दे टर्न इनटू व्हाट? जिंक आयन। समझ आ गई बात? एंड दिस इज द सिस्टम जो हमेशा इस्टेब्लिश हो जाता है। ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन मैंने आपको लिख दिया कि व्हेन जिंक एंड जिंक आयंस कम इन कांटेक्ट, some of the zinc ions undergoing reduction, some of the zinc undergoing oxidation, ये दोनों प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। और सिमिलरली उस तरफ भी आप कहते हैं, ये देखो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस क्या होगा? 2Cl। और रिवर्स में क्या हो रही होगी? ऑक्सीडेशन। तो अब इसमें अगर फॉरवर्ड में रिडक्शन हो रही है, बैकवर्ड में ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये जिंक आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरह आप कहते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग। इधर रिडक्शन हो रही है, इधर ऑक्सीडेशन हो रही है। सो ये इस चैप्टर की बेसिक आइडियोलॉजी है कि मेटल आयंस की रिडक्शन होगी और मेटल की क्या होगी? ऑक्सीडेशन प्रेफरेबली। और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर गुड इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो उनकी रिडक्शन होगी और उनके आयंस की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। और जब भी लिखा जाएगी कोई इक्वेशन तो उसमें दोनों दिखाए जाएंगे, फॉरवर्ड में रिडक्शन, बैकवर्ड में ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर मैं आगे चल के इनकी रिलेटिव एबिलिटी पे बात करूंगा कि इक्विलिब्रियम सेंटर में है, किधर है, क्या है। राइट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ। ओके, अब हम आ जाते हैं असल चीज के ऊपर। ये तो इस चैप्टर की एबीसी थी कि आपको पता हो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होती है, क्या होती है। और ये इक्वेशन जो है जनरली आपको दे दी जाएंगी। पहले जो है ना ये डेटा बुकलेट में दी होती थी। ओके, पहले ये दी होती थी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल इधर देखें, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ। अब तो आपको हर एक चीज में दी होती है ये साथ। इधर देखिए, ये देख, ये आगे इनके पोटेंशियल भी लिखे हैं, वो मैं थोड़ी देर में डिस्क्राइब करता हूँ। अभी सिर्फ इस चीज को देख रहे हैं। सिल्वर आयन की क्या हो रही है? रिडक्शन। और वो किस में चेंज हो रहा है? और सिल्वर की अगर ऑक्सीडेशन होगी तो वो वापस क्या बना देगा? सिल्वर आयन बना देगा। ठीक है, फिर ये रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर भी किया गया है और ये वैल्यू रखी गई है 0.80 प्लस। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम
इज गुड, और ये सारी, ये कौन सी वैल्यू है? ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? तो वो बताती है कि इसकी रिडक्शन की एबिलिटी कितनी है। तो पॉजिटिव नंबर क्या बता रहा है? कि इट्स गुड इन रिडक्शन। तो इसका मतलब इट्स अ काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड और द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। इसी तरह अगर किसी की नेगेटिव वैल्यू आती है, जैसे ये देखिए, वो क्या बता रहा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव बताता है कि इसकी क्या हो रही है? यस, ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और वो ऑक्सीडेशन किस डायरेक्शन में हो रही है? ठीक है। और जब बैकवर्ड में ऑक्सीडेशन, यानी एल्यूमिनियम आयन की रिडक्शन भी हो सकती है, बट प्रेफरेबली दे विल अंडरगो द ऑक्सीडेशन। ओके, गॉट इट? ओके, अब मैं इसको ओरिजिनल उस पे आता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर, राइट? व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या व्हाट इज अ सेल? एक सेल क्या चीज है? व्हाट इज अ सेल? ओके, एक सेल की दो टाइप होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दो तरह के सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब ये क्या चीज है, मैं आपको समझाता हूं। एक सेल है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मैं वो बताता हूं कि आप बाजार से एक बैटरी लाते हैं, ये वो है जो टॉयज में, टॉर्चेज में डालते हैं। आप कहते हैं वो क्या करता है, हाउ इट वर्क्स? टॉय में, टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, करंट चाहिए उसको चलने के लिए। आप वो सेल डालते हैं, वो चल पड़ता है। इसका मतलब है वो सेल इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, करंट प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या उसके अंदर स्टोर होती है? आप कहते हैं नहीं, स्टोर तो नहीं हो सकती। बेसिकली इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है वो देखिए। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एक तरह से जनरेट होने का मतलब है कि रीडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? एज अ रिजल्ट ऑफ दोज रीडॉक्स रिएक्शंस, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, रीडॉक्स रिएक्शंस होते हैं जिसके रिजल्ट में करंट जनरेट हो जाती है। तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होगा इन विच रीडॉक्स रिएक्शंस, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place simultaneously या spontaneously
and current flows. Or generates flow of electron. एक दूसरा सेल है जो इसके ऑपोजिट है, जो हम ये इलेक्ट्रोलिसिस करके भी आए हैं वो लेवल में। आप कहते हैं उसमें क्या होता है, आप कहते हैं उस सेल में भी और इसमें ये देखो ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सब कुछ बाकी फंक्शनिंग उसकी वही है, वो हम डिटेल में देखेंगे बाद में। इसमें भी आप कहते हैं दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें भी इसी तरह जिस तरह उसमें इलेक्ट्रोलाइट है इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, बाकी सब कुछ वही है, लेकिन इसको जोड़ते हैं बैटरी के साथ। सोर्स ऑफ करंट के साथ, ठीक है। जब आप इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो आप कहते हैं एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उस करंट की वजह से यहां रिडॉक्स रिएक्शन जनरेट होते हैं। तो आप कहते हैं कि इसमें जो करंट है जनरेट्स रिडॉक्स रिएक्शंस। करंट क्या जनरेट करता है, रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो ये उसका ऑपोजिट हो गया ना, करंट बंद कर दे ऑक्सीडेशन रिडक्शन बंद हो जाएगी। उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से करंट जनरेट होती है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा चैप्टर है कि दो तरह के हमें सेल्स पढ़ने हैं, एक वो जिनमें से हम खुद इलेक्ट्रिसिटी अंदर पास करते हैं वाया इलेक्ट्रोड्स, और उस रिएक्शन उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या शुरू हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, जिसके रिजल्ट में प्रोडक्ट्स आने लग जाते हैं, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी जिसकी रिडक्शन होगी, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स नॉन मेटल्स बनने लग जाते हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, खुद से हो रहे हैं, और उस डिफरेंस की वजह से वो करंट जनरेट कर रहे हैं, उस डिफरेंस की वजह से वो करंट जनरेट कर रहे हैं। बात समझ आ गई, ये दोनों का फर्क है। पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करने लगे, ये वाला पहले, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में, और फिर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। इलेक्ट्रोलाइटिक तो पहले भी हमने किया हुआ है ना, ये वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला सेल, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ सा ऐसे ही मैंने आइडिया दे दिया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट रहे कि यार पूरा चैप्टर सेल्स ही है, ठीक है, दो सेल्स है। पहले आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। Consist of two half cells. दो हाफ सेल से बना हुआ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, व्हाट इज अ हाफ सेल? पहले वो देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को छोड़ देते हैं, अभी हम थोड़ा हाफ सेल की डिटेल में जाएंगे। ये तो समझ आ गई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई इंडिविजुअल चीज नहीं है, इसके आगे दो क्या होते हैं, हाफ सेल होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हाफ सेल। कहता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, सुनिए, एक मेटल है जिंक, ये आपने उसको एक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, जो कि जिंक सल्फेट है, एक्वस। जिंक सल्फेट एक्वस का मतलब है उसमें जिंक आइंस है, उसमें सल्फेट आइंस है, उसमें जिंक आइंस है, उसमें सल्फेट आइंस। ऐसे ही जिंक आयन सल्फेट आयन जिंक आयन सल्फेट आयन। अब
ये जो रॉड है ये जिंक की बनी हुई है, जिंक मेटल की। तो आप कहते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले जो सिचुएशन हमने की थी ये वही आ गई है। कैसे भला? आप कहते हैं ये जो जिंक आयन है इनकी क्या हो सकती है, रिडक्शन, क्योंकि मेटल से वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जो जिंक है उसकी क्या हो जाती है, क्योंकि वो नीचे इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो आप कहते हैं इसका मतलब है जब किसी मेटल को उसके अपने ही आयंस के सॉल्यूशन में रखते हैं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर जिंक आयंस कैन गेन इलेक्ट्रॉन एंड टर्न इनटू जिंक नोन एज रिडक्शन, या फिर क्या हो सकता है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो सकती है, राइट। दोनों में से कोई एक काम भी हो सकता है। लेकिन इससे होगा क्या? लेट्स से आई अज्यूम कि यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन जिंक आयन की तो नहीं होगी ना, किसकी होगी, जिंक की। तो आप कह रहे हैं जी जो जिंक मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर, यानी यही इक्वेशन मैंने उल्टी करके लिख दी, ये बन गया। जिंक आयन टर्न इनटू व्हाट, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है, यानी मैं अभी सिर्फ सिखाने के लिए कह रहा हूं, हो दोनों रहे होते हैं, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ कौन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। या ऐसे एज्यूम कर ले कि इक्विलिब्रियम ज्यादा इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि जिंक आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट था, अब एक्स्ट्रा ये जो मैं रेड कलर में लिख रहा हूं ये और जिंक आयन आ गए। पहले तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी। कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी कि जितने जिंक आयन थे देखो उतने ही सल्फेट भी थे, तो वो चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा था, अब कौन ज्यादा हो गया, जिंक आयन। सॉल्यूशन के ऊपर एक तरह से क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और जहां से वो आया उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो आप कहते हैं ये तो एक हाफ सेल बन गया है जिसमें जिंक इज नो मोर अ मेटल, नाउ जिंक हैज टर्न्ड इनटू एन इलेक्ट्रोड, and zinc sulfate is not just an aqueous solution, it is 1 mole per dm cube electrolyte। यानी 1 मोल पर डीएम क्यूब उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए और टेम्परेचर 25 होना चाहिए, ताकि कंडीशन सबके लिए एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं। तो आप कहते हैं ये तो हाफ सेल बन गया। समझ आ गई बात, कि जब भी मेटल को मेटल आयन के साथ इन कांटेक्ट करोगे मेटल की ऑक्सीडेशन होगी, जिंक मेटल की, या रिडक्शन होगी, जो भी होगा। यहां हमने ज्यूम कर लिया ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही है, रिडक्शन कम हो रही है, तो जिसकी वजह से ये एक हाफ सेल बन गया जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज गया। तो आप कहते हैं यहाँ तो फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो गई। यस, और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपको पता है जब किसी ने मेजर किया, कैसे मेजर किया मैं बाद में बताता हूँ। उसको मेजर किया तो उसकी ये वैल्यू थी -0.76। जब हाफ सेल बना है तो जाहिर है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो होगी, इलेक्ट्रोड जनरेट हुआ है पोटेंशियल। इसी तरह उसने कहा जी अगर आप लेट से कॉपर मेटल को रख लेते हैं इनटू कॉपर सल्फेट एक्वस, जो कि 1 मोल पर डीएम क्यूब है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यहां में आप कह रहे होंगे तो दोनों कॉपर आयन की रिडक्शन होके क्या बन सकता है, कॉपर, या कॉपर की ऑक्सीडेशन होके वापस वो भी बन सकता है। लेकिन लेट से मैंने यहां ज्यूम कर लिया उल्टा, कि किसकी रिडक्शन हो रही है, कॉपर आयन की। रिडक्शन जाहिर है कॉपर की तो नहीं हो सकती, तो आपने कहा फिर ये हो रहा है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो फिर तो इस सोल्यूशन में से कॉपर आयन खत्म होते जाएंगे, कौन ज्यादा होता जाएगा, तो सोल्यूशन पे एक तरह से क्या चार्ज आ गया, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। तो आप कहते हैं ये तो एक हाफ सेल बन गया। सो इसका मतलब है कि आइदर ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, चार्जेस ऑपोजिट है, मतलब नेगेटिव है उधर पॉजिटिव है रॉड के ऊपर, लेकिन आप कहते हैं जी कुछ भी हो उसने हाफ सेल बन जाए।
ठीक है, यहां हमने ज्यूम किया ऑक्सीडेशन तो भी हाफ सेल बना, वहां हमने ज्यूम किया रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन तो भी हाफ सेल बना, और फिर इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी मेजर की गई, और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन जब मेजर किया गया तो प्लस 0.34 आया। सो इन शॉर्ट क्या मतलब है कि मेटल को मेटल आयन में रखोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जनरेट होंगे, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा, और वही ऑपरेटर जो थोड़ी देर पहले सिंपल रॉड डिप्ट इनटू द सॉल्यूशन थी क्या बन जाएगा आपसे। तो क्या इट इज लिमिटेड टू द मेटल ओनली? हमारे जहन में आता है कि नॉन मेटल भी तो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं हम, उनकी भी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, क्या उनको इन कांटेक्ट लाओगे तो भी यही होगा? हम कहते हैं एग्जैक्टली यही होगा कि नॉन मेटल को नॉन मेटल आयन के साथ इन कांटेक्ट करोगे, ये तो हो गया मेटल का केस। कहते हैं जी नॉन मेटल है, जैसे हाइड्रोजन गैस को देख लो, किसके साथ इन कांटेक्ट करना है? हाइड्रोजन आयन के साथ। तो नीचे कोई भी ऐसा सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन हो, एक्वस 1 मोल पर डीएम क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 25। और इसमें सॉरी, इसमें अब मसला क्या है, नीचे तो ये आ गया, हाइड्रोजन गैस इज नॉट लाइक अ जिंक रॉड टू डिप इट। इसको डालने के लिए हमें प्रॉपरली एक ग्लास जैकेट, एक स्ट्रॉ टाइप चीज डालनी होगी जिसके अंदर गैस को पंप किया जा सके। गैस वैसे तो नहीं जाती ना अंदर। तो आपने ये किया, आपने एक मेटल रॉड लगाई इसके अंदर, विच इज द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। नहीं सॉरी, मैं बताता हूँ, इसको छोड़ देते हैं। आपने यहाँ हाइड्रोजन गैस पास की 180 एम प्रेशर पे, ओके, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, HCl एक्वस है, 1 मोल पर डीएम क्यूब उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। इसको आपने रखा एक प्लैटिनम। अब मसला यहाँ क्या आ रहा था? मसला ये आ रहा था कि ओके फाइन, जो नीचे हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी होगी रिडक्शन, और वो क्या बना देंगे? H2, और H2 की ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आयंस। आप कहते हैं जी यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, लेकिन मसला आ रहा है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा उसको कैरी कौन करेगा? मेटल तो खुद इलेक्ट्रोड भी बन जाती थी और ऑक्सीडेशन भी कर रही थी। आप कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस तो नहीं कैरी कर सकती ना, इसको बाहर भी तो लेके जाना है। आपने फिर इसके लिए एक इलेक्ट्रोड लिया जो कि कौन सी मेटल है? प्लैटिनम मेटल। क्योंकि काफी रिसर्च करके हमने देखा जो सेंसिटिव भी हो और कोरोसिव भी ना, इनर्ट भी हो, तो वो कौन सी है? प्लैटिनम मेटल है। उसका इलेक्ट्रोड हम एक रॉड लेके नीचे उसका प्लैटिनम बेस बना के लगा देते हैं। सो ये रिसर्च, सो एक अलग चीज कि इसका मतलब है कि मेटल टू मेटल आयन में मेटल खुद इलेक्ट्रोड भी होता है, उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, वो खुद इलेक्ट्रोड भी होता है। नॉन मेटल इंटू नॉन मेटल आयन में नॉन मेटल की रिडक्शन होती है बट वो खुद इलेक्ट्रोड, हमें कौन सा इलेक्ट्रोड डालना पड़ता है? प्लैटिनम का। नीचे इलेक्ट्रोलाइट वही ऐसा जिसमें नॉन मेटल आयन हो, तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा कौन है? 1 मोल पर डीएम क्यूब, जिसमें HCl है, H पॉजिटिव आयन हो, वो कोई भी ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, कुछ भी ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। हाइड्रोजन आयंस 1 मोल पर डीएम क्यूब होने चाहिए उसमें, 25 डिग्री। आप कहते हैं ये भी बन गया, और हाइड्रोजन गैस जो पास करता है उसका प्रेशर भी 180 एम होना चाहिए, ठीक है। आप कहते हैं इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा क्लोरीन गैस को क्लोराइड आयन में रख के देखो, वो फिर भी होगा, तो फिर तो प्रूव हो गया कि नॉन मेटल का नॉन मेटल से भी हो सकता है। हमने उसको भी रख के देखा, वो भी प्रूव हो गया, यस। दिस इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ओके। ये Cl2 गैस है, ये 180 एम प्रेशर है। अब यहाँ नीचे कोई भी ऐसा जिसमें क्लोराइड आयन हो, HCl एक्वस ले लेते हैं, वो भी 1 मोल पर डीएम क्यूब है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ, ओके। ये हो गया। तो ये नॉन मेटल इंटू नॉन मेटल आयन हो गए। इसमें भी फिर कौन सा है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। एक इसी की भी एक और टाइप भी है, वो क्या है वो सुनिए। आप कहते हैं कि अगर ये तो था मेटल इंटू
मेटल आयन हाफ सेल। ये है नॉन मेटल इनटू नॉन मेटल आयन हाफ सेल। एक तीसरी टाइप भी है, वो क्या है? वो है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ सेल। एक मेटल है जैसे आयरन है, कोई भी हो सकता है जैसे आयरन है, इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी? Fe2 पॉजिटिव और, अगर आप कोई से दो सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे एक FeSO4 ले लेते हैं और पानी में उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, एक्वस, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल/dm³। ये स्पीकर में है। इसी तरह आप एक और Fe2SO4 थ्राइस ले लेते हैं, एक्वस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 0.50 मोल/dm³ है। या क्योंकि 1 लेना है ना, तो ये भी 1 कर दिया, ठीक है। या चले मैं इसको सादा कर देता हूँ, यहाँ भी Fe2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोल/dm³ है, और यहाँ भी Fe3 पॉजिटिव एक्वस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल/dm³ होनी चाहिए, दोनों की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो। ओके, आप इन दोनों को यहाँ मिक्स कर दें। दो एक्वस सोल्यूशन को दो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व है, आपने दोनों को मिक्स किया, आपने कहा ये तो वही चीज हो जाएगी। Fe3 पॉजिटिव आयन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो बन जाए Fe2 पॉजिटिव, तो ये क्या है? रिडक्शन है। और Fe2 पॉजिटिव वापस इसमें चेंज हो जाए, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। आप कहते हैं यहाँ भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, हम कहते हैं यस। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो वो है +0.77 वोल्ट। समझ आ गई बात? +0.77 वोल्ट। गॉट इट? सो इसका मतलब है कि क्या सिर्फ आयरन नहीं, क्रोमियम है, सल्फर है, बेशुमार मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में हेल्प करते हैं, उनका आप कहते हैं जी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन दोनों की होनी चाहिए। क्या इसमें भी उसका मसला नहीं आएगा करंट कैरिंग का? आप कहते हैं यस। तो इसमें भी हमें इलेक्ट्रोड कौन लगाना पड़ेगा? प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लगाना। Electrolyte is a mixture of 1 mol/dm³ Fe2 positive, 1 mol/dm³ Fe3 या 0.5 इसमें स्टैंडर्ड कंडीशंस है, दोनों की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। बाकी सब में जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल ही होनी चाहिए। इसमें 1 ईच भी हो सकती है, 0.5 ईच भी हो सकती है, बस इक्वल होनी चाहिए दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर वो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। और इनमें जो जो इलेक्ट्रोड है वो किसका लगता है? राइट। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स। कल मैं इन तीनों टाइप्स को लिखवा दूंगा आपको, अभी यहाँ पे रुक जाते हैं। ये है टोटल हाफ सेल्स, राइट, यहाँ पे रुक जाते हैं, कल फिर इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कंस्ट्रक्ट करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।